हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम परिवेश नागर है और आज हम सब बात करने वाले हैं सेलिंग टेक्निक्स के बारे में। हम जाने अनजाने में कभी ना कभी अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने की कोशिश करते हैं या फिर मतलब अलग-अलग तरीके हैं हर किसी के। रिकमेंडेशन भी एक तरीके की एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे हम अपने प्रोडक्ट को इंडोर्स करने की कोशिश करते हैं। तो रिकमेंडेशन भी एक पैसिव सेल्स टेक्निक है, लेकिन हम में से बहुत सारे लोगों की पर्सनैलिटी अलग-अलग होने की वजह से, हम में से बहुत सारे लोगों की नेचर अलग-अलग होने की वजह से हमें अलग-अलग तरीका पसंद है सेल्स का। लेकिन सेल्स टेक्निक का एम क्या है? एम ये है कि कस्टमर की नीड्स जो हैं उसको सैटिस्फाई करना। सेलिंग की जो परिभाषा है वो यही कहती है कि जो सेलिंग है वो कस्टमर की नीड को सैटिस्फाई करने के लिए होती है और मार्केटिंग का जो मकसद होता है वो होता है कि ये ढूँढें कि कस्टमर की नीड है क्या? मार्केटिंग नीड ढूँढने का काम है और सेलिंग जो है कस्टमर की नीड को सैटिस्फाई करने का काम है। तो सबसे पहले अगर हमें नीड्स पता ही नहीं होंगे, तो हम सैटिस्फाई करेंगे कैसे? इस वजह से सबसे पहले उसकी नीड को भाँपना है, समझना है, या तो वो खुद बता देंगे या तो आपको कुछ बेसिक सवाल पूछ के, कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछ के उनकी नीड्स को जानने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम नीड्स को जाने बिना हम ये अगर अनुमान लगा लें कि हर किसी को पैसा चाहिए, हर किसी को स्वास्थ्य चाहिए, तो ये बात कहीं न कहीं है तो सच, लेकिन क्योंकि वो हमारा ओपिनियन है इसलिए सामने वाला उस बात को नहीं मानेगा। मान लीजिए कि आपको मान लीजिए पैसों की ज़रूरत है और आप मेरे पास आए हैं, आपने सोचा है कि कहीं न कहीं आप मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सर थोड़े पैसे चाहिए सर, प्लीज़ दे दीजिए मुझे। तो अब मान लीजिए कि मैं ही आपको बोलता हूँ, अरे लोगों को आजकल पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो मेरे पास आ जाते हैं। अरे मतलब अलग-अलग तरीके से लोग माँगते हैं। आपको भी पैसे की ज़रूरत है ना? पैसे की ज़रूरत है कि नहीं? आप भी पैसे ही माँगने आए हैं ना? तो जब आपको इस तरह से मैं कहूँगा, तो आप क्या एकदम से कहेंगे, हाँ, हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे भी पैसे चाहिए, दे दीजिए। आप ऐसा शायद ना कहें। आप कहेंगे, नहीं, 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 मुझे तो पैसे नहीं चाहिए। आप डिफेंसिव मोड में आ जाएँगे। आप अगर किसी भी व्यक्ति को कुछ भी अगर वो होता है और उसको वो कहेंगे तो वो डिफेंसिव मोड में आ जाएँगे। अगर आप किसी ने कोई गलती की है और आपको उस गलती के लिए आप उनको डाँटेंगे, तो वो कहेंगे नहीं, 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 नहीं वो गलती मैंने नहीं की है, अरे वो सफाई देना शुरू कर देंगे, वो डिफेंसिव मोड में आ जाएँगे। ठीक उसी तरह से अगर मैं कहता हूँ कि आपको ज़रूरत है, तो आप डिफेंसिव मोड में आ जाएँगे। लेकिन अगर आप खुद अपने मुँह से उच्चारित करते हैं इन चीज़ों को, आप खुद कबूल करते हैं कि आपको इन चीज़ों की ज़रूरत है, तब फिर वो आपकी राय है। आप अपनी राय को काटेंगे नहीं। लेकिन अगर मेरा मत है, तो उसको आप काट सकते हैं। सेम चीज़ है। मैं आपको कहूँ कि आपको हेल्थ की ज़रूरत है, मैं आपको कहूँगा आपको वेल्थ की ज़रूरत है। तो आप कहेंगे, "अरे! तुम कौन होते हो बोलने वाले कि मुझे हेल्थ की ज़रूरत है या नहीं? तुम कैसे डिसाइड करोगे मेरे बिहाफ़ में?" तुम कौन होते हो? तुम अब मेरा निर्णय मैं खुद लूँगा, मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं खुद बोलूँगा। आपको ये भी याद होगा मैं अलग-अलग उदाहरण से आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको जब क्रेडिट कार्ड वाले कॉल करते हैं या लोन वाले कॉल करते हैं, अगर कहीं न कहीं छोटे-मोटे लोन की आपको ज़रूरत हो भी, अगर आपको क्रेडिट कार्ड से फ़ायदा हो भी, लेकिन क्योंकि वो आपके ऊपर थोपने की कोशिश कर रहा है कि क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, लोन ले लीजिए, तो क्योंकि वो आपके ऊपर थोपने की कोशिश कर रहा है, इस वजह से आप साफ इनकार कर देते हैं, नहीं, नहीं मुझे तो लोन की ज़रूरत नहीं है, अरे आप मुझे कॉल मत करिए। अरे नहीं, नहीं मुझे तो क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत नहीं है, मुझे क्रेडिट कार्ड मत बेचिए आप। तो आप देखिए कि कभी भी कोई भी किसी के ऊपर कुछ थोपने की कोशिश करता है या उसे जबरन बोलने की कोशिश करता है, आपको ये चाहिए ले लीजिए, आपको ये चाहिए ले लीजिए। तो सामने वाला पीछे हटता है और सामने वाला बात को मानता नहीं है। तो आपको भी ये कोशिश करनी है कि उनकी नीड को खोज के निकालना है। उनकी ज़रूरत को उनके मुँह से अगर वो खुद उगल देते हैं, अगर वो खुद स्वीकार कर लेते हैं, उगल देते हैं तो शायद सही शब्द नहीं होगा। लेकिन अगर वो अपनी नीड को, अपनी ज़रूरत को, अपनी जो उनकी महत्वाकांक्षा है, उसको अगर अपने खुद के मुँह से बोल देते हैं, तो फिर वो अपनी बात कही हुई बात से पीछे नहीं हटना चाहेंगे। लेकिन अगर आप उनको बार-बार कहेंगे, "अरे! आपको ज़रूरत है, आप ले लीजिए," तो उनको लगेगा कि ज़रूरत तो मेरी है, लेकिन ये मुझ पे अब मेरी ज़रूरत को थोपेगा क्यों? इसके पास क्या हक है कि ये मेरे ऊपर थोपे कि, "अरे! ये ले लीजिए, अरे! आपको ज़रूरत है।" अरे भाई, तुम क्यों बताओगे मुझे क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत नहीं है? इस वजह से हमेशा याद रखिए कि किसी को भी प्रोडक्ट बताने से पहले, किसी को भी मार्केटिंग प्लान बताने से पहले, अगर आप उनसे उनकी नीड को थोड़ा-सा उजागर करवा देते हैं, अगर वो आपको खुद बता देते हैं कि उनकी कोई नीड है, अगर वो आपको खुद बता देते हैं कि उनकी क्या ज़रूरत है, तो आपके मार्केटिंग प्लान बताना आसान हो जाएगा।
क्योंकि आप फिर उन्होंने जो कहा है कि मुझे ये नीड है, उस नीड के बेसिस पे आप मार्केटिंग प्लान को दिखाएँगे कि आप अगर मार्केटिंग प्लान को करेंगे तो आपकी ये नीड फुलफिल हो जाएगी। अगर आप प्रोडक्ट लेंगे तो आपकी ये जो हेल्थ की नीड है वो फुलफिल हो जाएगी। आपको बेहतर महसूस करेंगे, आप और एनर्जेटिक महसूस करेंगे और आप और हेल्दी महसूस करेंगे। आपके शरीर की सर्विसिंग हो जाएगी। इस तरह के शब्द का प्रयोग आप कर सकते हैं कि हम हर मशीन जो चलती है उसकी सर्विसिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए बिल्डिंग में भी समय-समय पर रिपेयर एंड मेंटेनेंस होता है। और आप गाड़ी खरीदते हैं उसमें भी मेंटेनेंस होता है, उसमें भी रिपेयर होता है, उसको भी सर्विसिंग की ज़रूरत पड़ती है। लैपटॉप हो, मोबाइल हो, पंखा हो कि सिलाई मशीन हो, हर चीज़ को रिपेयर और मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो ठीक उसी तरह से आपके शरीर भी एक मशीन की तरह है कि नहीं? उनसे बोलवाइए, अगर वो कहते हैं हाँ, मेरा भी शरीर मेंटेन की तरह है, हाँ, आप सही कह रहे हैं, तो एक बार वो सहमत हो जाएँगे, उसके बाद वो अपनी सहमति से मतलब मुकर नहीं सकते, वो अपनी सहमति से असहमति की तरफ नहीं जा सकते। इस वजह से सबसे पहले आपको उनकी नीड को आइडेंटिफ़ाई करना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है कि उन्हें क्या चीज़ चाहिए होगी और वो चीज़ अगर वो आपको खुद कह दें कि हाँ, इस चीज़ की मुझे ज़रूरत है, हाँ, ये चीज़ मुझे चाहिए, तो ये हमारे जो प्रोडक्ट को रिकमेंड हम करना चाहते हैं या हम अपने मार्केटिंग प्लान को एंडोर्स करना चाहते हैं, इसका पहला स्टेप ये है कि हम सामने वाले की नीड को आइडेंटिफ़ाई करें और अगर नीड ना हो तो नीड उसकी बनाएँ। उनको स्पष्ट रूप से दिखाएँ कि वाक़ई में इस चीज़ की ज़रूरत है आपको। वाक़ई में आपको हेल्थ की ज़रूरत है। देखिए आपको ये समस्या या तो है या तो आने वाली है। तो आपको अगर आपके हेल्थ को बेहतर करने के लिए, आपके शरीर की सर्विसिंग करने के लिए अगर कोई एक ऐसी चीज़ होगी, तो आपको फ़ायदा होगा। है कि नहीं? आपको क्या लगता है होगा या नहीं होगा? ऐसे आप उनसे पूछिए, तो वो जवाब देंगे हाँ, हाँ, होगा तो सही। अगर वो आपको ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हाँ, होगा तो सही, तो मतलब अभी आपको और भूमिका बाँधने की ज़रूरत है। अभी आपको और भी उनकी नीड को उजागर करने की ज़रूरत है। जब तक वो आपकी प्राथमिक बातों से सहमत नहीं हो जाते, तब तक आगे बढ़ने से आपको उतना फ़ायदा नहीं होगा। आपको लगता है कि आप किसी को बोलेंगे, "ये देखिए हमारे प्रोडक्ट में मंजिष्टा है, हमारे प्रोडक्ट में मैंगोस्टीन है, एल्डरबेरी है, साइबेरियन जिनसेंग है।" इससे उनको क्या लेना-देना? उनको तो फ़ायदे से मतलब है। इंग्रीडिएंट में क्या है, ये सेकेंडरी है उनके लिए, प्राइमरी नहीं है। कोई भी इंग्रीडिएंट देख के प्रोडक्ट नहीं खरीदता है। आप जब सुपरमार्केट स्टोर में जाते हैं, तब आप भी कोई एकदम से किसी प्रोडक्ट को लेकर इंग्रीडिएंट नहीं देखने लगते। हाँ, कुछ लोग देखते हैं, क्योंकि वो जानकार हैं, क्योंकि उनको इंग्रीडिएंट्स के बारे में उनको परख है, वो इंग्रीडिएंट्स जानते हैं, इस वजह से वो देखते हैं। हर कोई नहीं देखता इंग्रीडिएंट, वो सामान देखते हैं, सामान उठाते हैं, सामान देखते हैं, सामान उठाते हैं। तो वो इंग्रीडिएंट नहीं देखते। ठीक उसी तरह से आप जब इंग्रीडिएंट्स के बारे में बात करते हैं, तो हर किसी को इंग्रीडिएंट की भाषा समझ में नहीं आती। आपको उनकी नीड को फुलफिल करना है, आपको उनकी नीड को भाँपना है, समझना है, आपको उनकी नीड को जज करना है और नीड को जज करके करने के हिसाब से आप उनको नीड को फुलफिल करने के बेसिस पे उनसे बात करनी है। तो ये सेलिंग टेक्निक का बिल्कुल बेसिक है, लेकिन हर किसी का अलग-अलग तरीका होता है, हर किसी का अलग-अलग मतलब फ़ॉर्मूला होता है सेलिंग करने का। बहुत सारे लोगों का फ़ॉर्मूला होता है बेनिफिट बेस्ड सेलिंग। वो प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बताते हैं कि ये प्रोडक्ट से ये हो जाएगा, ये प्रोडक्ट से ये हो जाएगा। डेफिनिशन क्या है? डेफिनिशन ये है कि डिस्ट्रीब्यूटर का काम है कि फीचर्स को बताना। ये भी करता है, देखिए सर इसके ये बेनिफिट्स हैं। अगर आप कस्टमर बन जाएँगे तो आपको इसके ये फीचर्स मिलेंगे। आप जब गाड़ी खरीदने जाते हैं तो गाड़ी के भी फीचर्स आपको बताए जाते हैं। आप मोबाइल खरीदने जाते हैं तो मोबाइल्स के आपको फीचर बताए जाते हैं। लैपटॉप के भी फीचर बताए जाते हैं। फ्लैट अगर आप खरीदने जाते हैं तो फ्लैट के भी फीचर्स बताए जाते हैं। तो ये फीचर्स बेस्ड सेलिंग बहुत ही आम तरीके की सेलिंग है। इसमें हर कोई बेस्ट से बेस्ट फीचर बताने की कोशिश करता है और ये फीचर से कन्विंस करने की कोशिश करता है कि आप मेरी बात को मान लीजिए, क्योंकि हम जो चीज़ आपको बता रहे हैं उसके फीचर्स ज़्यादा हैं। तो जो पैसे आप हमें देंगे, उसके एवज में आपको जो फीचर्स मिलेंगे, उसका दाम बिल्कुल वाजिब है और आपका फ़ायदा होगा आप अगर इसको खरीदते हैं तो। इसके एडवांटेजेस हैं कि ये प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन कवर करता है और ये बेनिफिट्स जो प्रोडक्ट के हैं वो सारे के सारे कवर करता है। लेकिन साथ ही साथ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। कुछ डिसएडवांटेजेस क्या हैं? बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर आप प्रॉस्पेक्ट को दे देंगे तो कन्फ्यूज़ हो सकता है, क्योंकि आपने उसको वो सारी इन्फॉर्मेशन दी है, जो शायद उसके काम की भी ना हो। अब एक साथ 10-15 इन्फॉर्मेशन तो काम की होगी नहीं। हो सकता है उसने 2-4 कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें सोच रखी हो, वो चीज़ होनी चाहिए प्रॉपर्टी में, 12-15 चीज़ें
ज़रूरत नहीं है। आज मोबाइल के भी ऐसे बहुत सारे फीचर्स होंगे आपके मोबाइल के जो आप इस्तेमाल नहीं करते। लैपटॉप के ऐसे बहुत सारे फीचर्स होंगे जो आप इस्तेमाल नहीं करते। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम खरीदते हैं जिसके सारे फीचर्स तो हम इस्तेमाल नहीं करते। तो आप देखिए कि अब वो फीचर्स भी अगर आपको कोई बार-बार, बार-बार समझाए, तो आपका दिमाग जैम हो जाएगा। आपको लगेगा अरे यार इतनी इन्फॉर्मेशन की तो मुझे ज़रूरत ही नहीं थी। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि लंबा-चौड़ा कोई ज्ञान देगा तो समय लगेगा, स्वाभाविक सी बात है। तो आप सोचिए कि अगर कोई लंबा-चौड़ा लेक्चर आपको देना शुरू करेगा फीचर्स के बारे में और उसके इन चीज़ों के बारे में, तो आपको लगेगा कि यार इतनी लंबी-चौड़ी बात क्यों हो रही है यार, मुझे तो बोरिंग लग रहा है। क्योंकि वो चीज़ जो आपने माँगी भी नहीं थी, वो चीज़ जब आपको लंबे समय तक बताई जाएगी तो आपको बोरियत तो महसूस होगी, क्योंकि आपने तो माँगा ही नहीं था वो जानकारी, फिर भी वो दे रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है या नहीं ये भी सामने वाले को पता ना हो शायद, कि जो जानकारी सामने वाला मुझे दे रहा है, वो ऑथेंटिक है या नहीं, वो विश्वसनीय है या नहीं, वो मतलब उसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है या नहीं, ये तो कोई जानता नहीं है। इसकी वजह से उनको डाउट भी हो सकता है बहुत सारी जानकारी लेके, ये भी फ़ायदा, वो भी फ़ायदा। लोगों को लगता है इतने फ़ायदे हैं तो दाल में ज़रूर कुछ काला है, ऐसा भी लग सकता है किसी को। तो इसके अलावा हम लोग प्रॉस्पेक्ट की इमेजिनेशन पे बहुत कुछ छोड़ देते हैं। एज़ ही मे नॉट नो हाउ ही विल गेट दिस, मतलब हम लोग कहते हैं ये भी मिलेगा, वो भी मिलेगा, देखिए ये भी फ़ायदा है, ये भी फ़ायदा है। इसमें हम लोग मार्केटिंग प्लान की बात करें, अवार्ड्स एंड रिवार्ड्स, कैश बोनस, इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, नेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और भी बहुत सारी नेशनल रिट्रीट, इंटरनेशनल रिट्रीट, इतना सब कुछ बता देते हैं कि सामने वाले को ये नहीं समझ में आता है कि अच्छा मिलेगा तो ये तो सही है, लेकिन मुझे कैसे मिलेगा? मुझे करना क्या पड़ेगा? लोगों को क्लियर नहीं हो पाता और प्रोडक्ट्स के बारे में भी हम इतना सारा मतलब डिटेल दे देते हैं कि उनको कुछ क्लियर नहीं हो पाता कि उनको फ़ायदा एक्चुअली होने होने कैसे वाला है। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि वो बेनिफिट उनको सूट कैसे करेगा? उनके लिए कैसे है? उनको स्पेसिफिकली क्या फ़ायदा होने वाला है? कितना समय लगेगा उनको वो फ़ायदा होने में? और पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? क्योंकि हर कोई फ़ायदे की बात बताने वाला सिर्फ़ फ़ायदा-फ़ायदा बताता है, नुकसान कोई नहीं बताता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो हमारे ज़ैंथ प्रो या ख़ास करके हमारे नोवा को बताते समय ये नहीं बताते कि ये प्रेग्नेंट लेडी को नहीं लेना है। ये ब्रेस्ट फीडिंग मदर को नहीं लेना है, क्या ये 13 साल के नीचे के बच्चे को नहीं लेना है। ये बात बहुत कम लोगों को मैंने बताते हुए सुना है। तो आप इन बातों का ध्यान रखिए कि आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सामने वाले को दे देंगे, तो ये उसके इंटरप्रिटेशन के ऊपर आप छोड़ दे रहे हैं, उसके कल्पना के ऊपर आप छोड़ दे रहे हैं कि वो क्या समझेगा, उस जानकारी से क्या निष्कर्ष निकालेगा, ये आप उसके ऊपर छोड़ दे रहे हैं। इस वजह से सिर्फ़ मतलब की जानकारी दें और आप बहुत ज़्यादा जानकारी ना दें, तो ये बेनिफिट बेस्ड सेलिंग का कुछ फ़ायदा है और कुछ नुकसान है। हम लोग अमूमन बहुत सारे लोग बेनिफिट बताते हैं लोगों को प्रोडक्ट के फ़ायदे या मार्केटिंग प्लान के फ़ायदे बताकर उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि योगेश सर भी एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल देते हैं, वो 18 साल की है, देखो मतलब वो कोई स्कॉच होती है, तो वो 18 साल पुरानी स्कॉच है। तो मतलब वो बेनिफिट बता रहा है, अरे वो स्कॉच बहुत अच्छी होती है, अरे थोड़ा-थोड़ा पीने से बहुत हार्ट अच्छा रहता है। तो ऐसे एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को कन्विंस कर रहा है। पहले डॉक्टर ने मना कर दिया है कि भई मैं पीना नहीं चाहता, लेकिन दूसरा डॉक्टर कन्विंस कर रहा है। बेनिफिट बेस्ड कन्विंसिंग कर रहा है कि ये देखो ये 18 साल पुरानी है, ये जो मतलब किसी को पीने के लिए कन्विंस कर रहा है कि भई ये 18 साल पुरानी है, इसके बहुत सारे हेल्थ हेल्थ बेनिफिट हैं। ये आर्टरीज़ एंड वेन्स को रिलैक्स कर देती हैं, ये प्लाक को गला देती हैं, ये थोड़ा-थोड़ा पीने से इसका स्वास्थ्य का लाभ होता है। तो ये आप उनको बेनिफिट्स बता रहे हैं प्रोडक्ट के और उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो हो गई बेनिफिट बेस्ड सेलिंग। इसके अलावा रिलेशनशिप बेस्ड सेलिंग होती है। अरे तू मेरा भाई है, अरे यार तू बात नहीं मानेगा मेरी। अरे मैं तुझे बोल रहा हूँ ना, तुझे अपने भाई पे विश्वास नहीं है। अरे मैं मेरा भाई भाई तू तू भाई है मेरा यार, तू मेरी बात नहीं मानेगा तो कौन मानेगा यार। तो हम रिलेशनशिप का हवाला देकर, रिलेशनशिप का वास्ता देकर हम कुछ सेलिंग करने की कोशिश करते हैं। ऐसा भी कभी-कभी होता है जो हमारे नज़दीकी होते हैं, जो हमसे जिनका रिलेशन अच्छा होता है, उनको हम कहीं न कहीं रिलेशन का वास्ता देकर या अगर हम ये कहते नहीं हैं, तो कहीं न कहीं मन ही मन वो ये सोचता है कि हाँ मतलब ये चीज़ हमें करनी चाहिए। क्योंकि हमारा न नज़दीकी ये कह रहा है ना? आप मतलब एक संकोच में आ जाते हैं कि अरे यार मेरा भाई बोल रहा है, अरे मेरी बहन बोल रही है, अरे मेरे जमाई बाबू बोल रहे हैं, मेरे मेरे जीजा जी बोल रहे हैं, तो हम कैसे मना कर दें?
वो आप मना करना चाहते हैं लेकिन आप मना कर नहीं पाते, क्योंकि आपका इतना नज़दीकी रिलेशन होता है उनसे कि आपको फिर उनकी बात माननी पड़ती है। तो ये रिलेशन बेस्ड सेलिंग होती है। रिलेशन बेस्ड सेलिंग में आप जिसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, जो आपके ऊपर ट्रस्ट करता है, वो ट्रस्ट के ऊपर सेल्स जो है बेस्ड होती है। उसका प्रोडक्ट से कोई लेना-देना नहीं होता, उसका फीचर से कोई लेना-देना नहीं होता, उसका मतलब प्रोडक्ट के इंग्रीडिएंट से भी कोई लेना-देना नहीं होता, बेनिफिट से कोई लेना-देना नहीं होता। पर्सनल इन्फ्लुएंस जो आपका होता है, आपका जो व्यक्तिगत प्रभाव होता है, वो प्रभाव के से ही प्रभावित करके आप किसी को प्रोडक्ट्स को देते हैं। इसके कुछ फ़ायदे हैं और इसके कुछ नुकसान भी, आइए जान लेते हैं क्या है वो। आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबा-चौड़ा एक्सप्लेनेशन देने की या बहुत लंबा-चौड़ा सेल्स पिच की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा है, आपको पर्सनल रिकमेंडेशन जो है, टेस्टिमोनी, आपकी जो पर्सनल टेस्टिमोनी है, वही काफ़ी होती है, क्योंकि लोग आपके ऊपर विश्वास करते हैं और आपका रिलेशन उनसे अच्छा है। इस वजह से आपने कहा है कि मैंने खुद इस्तेमाल किया है यार, मैं बता रहा हूँ ना, मैं मेरा विश्वास करो, मैंने खुद इस्तेमाल किया है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा प्रोडक्ट, तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा, तुम यूज़ करके तो देखो, मैं कह रहा हूँ तुमसे। तो ये होता है रिलेशन बेस्ड सेलिंग, जहाँ पर हम रिलेशन, जैसे मान लीजिए हमारे पुराने वाले एग्जाम्पल में 18 साल की स्कॉच है और एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को कन्विंस कर रहा है। तो वो कहते हैं कि भई अरे यार, मैं तेरे साथ पढ़ा लिखा हूँ, मैं तेरे साथ, मेरा तेरा इतना जिगरी दोस्त हूँ, तू मेरी बात नहीं मानेगा? अरे यार तू आजा यार, ये 18 साल की स्कॉच है, मैं अकेले थोड़ी पीऊँगा। आजा, आजा यार, तू दोस्त की बात नहीं मान रहा, थका हुआ तो क्या हो गया? तू कहता था यार दोस्त के लिए जान हाज़िर है, और अभी तू यार ये पीने के लिए मना कर रहा है यार, बता यार ये कैसी बात हुई? तो पर्सनल टेस्टिमनी या पर्सनल रिकमेंडेशन या पर्सनल रिलेशनशिप जो है, जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, वहाँ पर ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा, रिलेशनशिप बेस्ड सेलिंग बहुत अच्छा काम करेगी। इसके अलावा चांस है कि सेल्स आपके मतलब हार्ड सेलिंग के बिना ही आपकी सेल्स क्लोज़ हो जाएगी। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये इस तरह की सेलिंग में। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि पर्सनल क्रेडिबिलिटी या रिलेशनशिप के ऊपर बेस करके अगर आप कोई सेलिंग करते हैं और अगर प्रोडक्ट में कुछ भी गड़बड़ हुई, तो अ, अच्छा, आपकी जो क्रेडिबिलिटी है या आपकी जो मतलब रिलेशन है, वो खराब भी हो सकता है। क्योंकि आपने रिलेशनशिप के ऊपर बेस करके प्रोडक्ट दिया है। अगर प्रोडक्ट में कुछ भी 19-20 हुआ, तो हो सकता है कि सामने वाला आपके मुँह पे ना कहे, लेकिन कहीं न कहीं मन के अंदर उसको ऐसा ज़रूर एहसास होगा कि देखो इसने मुझे ऐसा-ऐसा प्रोडक्ट दे दिया, उसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। मन-मन में हो सकता है बोले, या हो सकता है किसी और को भी बोले। डायरेक्टली आपके मुँह पे ना बोले, ऐसा हो सकता है। वो ज़रूर ऐसा सोच सकता है कि इसमें ज़रूर इसका कुछ फ़ायदा है। ऐसा आपने बहुत बार पर्सनली भी महसूस किया होगा कि जब आप रिलेशनशिप का हवाला देते हैं, तो सामने वाला ज़रूर ये सोचता है कि इसमें ज़रूर इसका कुछ फ़ायदा है। जब ये इतना ज़ोर दे रहा है, ये इतना इतना इस चीज़ के पीछे पड़ा हुआ है, तो ज़रूर इसमें इसका कुछ फ़ायदा है। तो ये लोगों के मन में आता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। इसके अलावा लोग कभी-कभी ऑब्लिगेटेड फ़ील करते हैं उस प्रोडक्ट को लेने के लिए रिलेशनशिप की वजह से। लेना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो मजबूर महसूस करते हैं कि यार रिलेशनशिप है, बुरा मान जाएगा इसलिए लेना पड़ेगा। तो ये एक डिसएडवांटेज भी है। इसके अलावा कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स हो सकते हैं प्रोडक्ट के फीचर्स के या सर्विसेज के, जो कि हमने उनको नहीं बताए हैं रिलेशनशिप सेलिंग की वजह से। ऐसा हो सकता है कि हमने अपनी रिलेशनशिप बीच में रख ली और लोगों को कहा कि अरे मैं मुझ पे विश्वास कीजिए, आप ये लेकर देखिए। तो आप अपने ऊपर विश्वास दिला रहे हैं ना, आप प्रोडक्ट के ऊपर नहीं दिला रहे, आपका जो सामने वाले के ऊपर विश्वास है, उस विश्वास के ऊपर दाँव खेल के आप प्रोडक्ट को उसको देने की चेष्टा कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, कभी-कभी कोई-कोई जानकारी हो सकता है आपसे मिस हो जाए देनी। क्या करना है, कैसे यूज़ करना है, ये सारी जानकारी हो सकता है कि कभी-कभी मिस हो जाती है। तो ये तो थी रिलेशनशिप बेस्ड सेलिंग, जहाँ पर आप अपने रिलेशन को बेस करके सामने वाले को प्रोडक्ट देने की कोशिश करते हैं। फिर है पर्सुएज़न बेस्ड सेलिंग। आप बार-बार कहते हैं, "अरे आ जाना यार, कितना मना करेगा? अरे मैं कह रहा हूँ ना आ जा।" तो 18 साल की है, "अरे आजा यार जल्दी खत्म हो जाएगी।" या "आजा हम लोग 3 दोस्त बैठे हैं और तेरी कमी है, आजा, आजा प्लीज़ आजा।" तो परसुएज़न आप बार-बार, "अरे ले लीजिए ना सर, अरे सर मेरी एक सेल हो जाएगी सर, अरे ले लीजिए ना सर, अरे बहुत अच्छा है सर, एक बार लेके तो देखिए। अरे सर मैं कह रहा हूँ ना सर बहुत बढ़िया है। अरे सर आप मान नहीं रहे सर, लेके तो देखिए सर, आप मुझे याद करेंगे सर, आप मुझे
मतलब आप मुझे ढूँढेंगे कि ये प्रोडक्ट कितना अच्छा था, आपने मुझे दिया। अरे सर बहुत ही बढ़िया है सर, लेके तो देख। अब बार-बार, 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 बार-बार एक ही बात को बोलते हैं, तो उसको पर्सुएज़न कहते हैं। उसको रिझाना है, मनाना कहते हैं कि आप किसी को बार-बार किसी एक ही चीज़ को बार-बार कह के सामने वाले को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सेल्स मेड थ्रू सस्टेन्ड रीजनिंग, आप रीजनिंग देते हैं, आर्ग्यूमेंट देते हैं, थ्योरीज देते हैं, अलग अलग तरीके से सामने वाले को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। आप कोई और एग्जांपल दे सकते हैं, कोई आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, कोई रीजनिंग दे सकते हैं। अरे सर वो उनको भी प्रॉब्लम हुई थी, तब उन्होंने भी ब्रांडी पी थी। अरे आप भी 18 साल की है, पी लीजिए। अरे क्या बात कर, कुछ अलग 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 कारण देके बहुत सारे लोग बार्गेन भी ऐसे करते हैं कि अलग-अलग कारण देते हैं, "अरे! आप दे दीजिए, अरे! आपका क्या नुकसान होगा, दे दीजिए।" तो प्रोडक्ट या सर्विस उनके उनके क्या लाभ में आएगी, ये बार-बार, बार-बार, बार-बार जब आप किसी को एक ही बात दोहराते हैं, तो उसको पर्सुएज़न कहते हैं। तो आप बार-बार उनकी उनकी उनको बार-बार किसी चीज़ के बारे में कन्विंस करते हैं, तो उसको पर्सुएज़न कहते हैं। इसके एडवांटेजेज़ हैं कुछ। पर्सुएशन का मतलब यही है कि आप उनको लगातार बार-बार किसी एक चीज़ के बारे में पीछे पड़ जाते हैं जब, तो उसको पर्सुएशन कह सकते हैं। तो जैसे बच्चे पीछे पड़ जाते हैं आपके कोई खिलौना दिलाने के लिए या कोई चॉकलेट दिलाने के लिए या कार्टून देखने के लिए, ठीक उ उसको पर्सुएशन कहते हैं। बच्चा, "अरे मम्मी देखने दो ना कार्टून, अरे प्लीज़, अरे नहीं मैं पढ़ाई कर लूँगा।" वो बहुत सारी चीज़ें आपको लालच में कहता है, "अरे मैं ठीक से पढ़ाई कर लूँगा, अरे मैं ठीक से खाना भी खा लूँगा, अरे मैं अच्छा बच्चा बन जाऊँगा, मुझे कार्टून देखने दो ना।" तो बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा परसुएड कर रहा है आपको, अलग-अलग तरीके से आपको प्रलोभन देके, आपको कन्विंस करने की, आपको जो वो चाहता है करवाना, वो करवाने की चेष्टा कर रहा है। उसको परसुएशन कहते हैं। इसके कुछ फ़ायदे हैं, फ़ायदे क्या हैं कि अगर किसी के मन में कोई शंका होती है, तो हो सकता है कि इस तरीके से परसुएट करने पर उसकी शंका या उसका जो मनोबल है मना करने का वो कम हो जाए, और अगर मना करने का मनोबल कम हो गया तो आपकी बात के मानने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो डिसीजन है, बार-बार अगर कोई ऐसे परसुएट करता है, तो डिस्कशन आपको अ अलग-अलग एस्पेक्ट्स के बारे में बताएगा कि आपको उनकी बात क्यों माननी चाहिए, और आपकी नीड्स को खंगालेगा, और आपकी नीड्स अगर उन कन्विंसिंग से पूरी होती है, तो शायद आप उस प्रोडक्ट को ले लेंगे। लेकिन इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, कुछ इसके नुकसान भी हैं। नुकसान क्या है? बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट होता है। अगर ज़्यादा आर्गुमेंट होगा तो कोई चिढ़ भी सकता है। स्वाभाविक सी बात है, हर किसी को ज़्यादा आर्गुमेंट तो पसंद नहीं है। हो सकता है आप बार-बार 15-20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा जब किसी से किसी विषय पे आप आर्गुमेंट करेंगे, तो आपका दिमाग जो है वो जैम हो जाएगा, भारी महसूस होने लगेगा आपको। आपको लगेगा यार इतनी बहस थोड़ी करेंगे एक चीज़ को लेके, जाओ नहीं चाहिए हमको, भागो यहाँ से। तो मतलब आप ऐसा किसी को मत कहिएगा। मैं आपको सिर्फ़ दिमाग में क्या चलता है वो बता रहा हूँ। तो हो सकता है बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट हो तो चिढ़ जाए कोई, हो सकता है बिफर जाए कोई, हो सकता है कि उसको इरिटेट हो जाए कोई, ठीक है? और रिपल्सिव भी हो सकता है, वो आर्गुमेंट हर किसी को पसंद भी नहीं है, तो हो सकता है आर्गुमेंट होना शुरू हो या कन्विंसिंग शुरू हो, तो कन्विंसिंग शुरू होते ही कुछ-कुछ लोग भागना शुरू करें कि नहीं, 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 हमको हमको नहीं चाहिए। अरे नहीं, 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 आप जब लगेंगे परसुएड करने, कन्विंस करने या बार-बार किसी चीज़ के बारे में कहने, तो कुछ लोग तो ऐसे ही भाग खड़े होंगे। तो ये कुछ-कुछ डिसएडवांटेजेस हैं परसुएशन के, कि आप अगर किसी को अरे ले लीजिए ना सर, अरे अलग-अलग तरीके से आप बताएँगे, अरे स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, अरे ये अच्छी, आप अलग-अलग, अलग-अलग तरीके से आप उसको बार-बार एक ही चीज़ कहेंगे, तो उसको पर्सुएशन कहते हैं। आप देखेंगे कि खैर ये एग्ज़ाम्पल देना तो उचित नहीं है, लेकिन मान लीजिए अगर आपसे कोई पैसे माँग रहा है सड़क पे या सिग्नल पे, तो वो कहेगा, "अरे! दे दीजिए ना सर, दे दीजिए ना।" आप मना करते ही एकदम से नहीं जाता है, वो कुछ देर तक तो लगा रहता है, "अरे दीजिए ना, अरे दीजिए ना, अरे दीजिए ना।" बार-बार, बार-बार बोलता है। तो अगर कोई कमज़ोर दिल वाला है, तो वो 1-2 बार मना करने के बाद कुछ निकाल के दे ही देता है। तो बार-बार बोलने का मकसद यही है कि सामने वाले का मन पिघल जाए और सामने वाला हमारी बात को मान ले, ठीक है? तो ये वाला तरीका जो मन को पिघलाने का है, वो ऐसा है कि सामने वाला कभी-कभी हम पे तरस खा के भी हमारी बात को मान लेता है। पर हमारा मकसद सामने वाले से तरस खिला के हमारी बात को मनवाना नहीं है। इसके अलावा सॉल्यूशन बेस्ड सेलिंग, किसी की प्रॉब्लम का अगर आप कोई सॉल्यूशन देते हैं और सॉल्यूशन दे करके सामने वाले को आप एक रीज़न देते हैं अपने प्रोडक्ट को खरीदने का, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है।
सामने वाले को प्रोडक्ट इंडोर्स करने का, रेकमेंड करने का, सामने वाले को प्रोडक्ट सेल करने का। इसका मेन मकसद यही है कि सामने वाले को जो भी दिक्कत है, कस्टमर की जो भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आप अपने प्रोडक्ट के ज़रिए या अपने सर्विस के ज़रिए जब सॉल्व करते हैं, तो उसको हम सॉल्यूशन बेस्ड सेलिंग कह सकते हैं। इसके अलावा इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस क्या है? कि ये ऑलरेडी क्वालिफाइड लीड्स के साथ ये किया जाता है, जो कि जिनको आपको पता है कि उनके नीड क्या है, आपको पता है कि उनको क्या प्रॉब्लम है, उनके साथ आप इस काम को कर सकते हैं। और आपको सिर्फ उनको ये विश्वास दिलाना होता है कि उनकी जो नीड है या उनकी जो दिक्कत है, उनकी जो प्रॉब्लम है, वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस से 100% सॉल्व हो जाएगी। सिर्फ उनको ये विश्वास दिलाना होता है। एक बार जब आप ये विश्वास दिला लेते हैं, तो उसके बाद वो आपको कुछ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो आपके प्रोडक्ट को ले लेते हैं। और आपके प्रोडक्ट या सर्विस बेस्ट सॉल्यूशन है उनकी प्रॉब्लम के लिए। और आप पर्सनली रेकमेंड करते हैं, कुछ टेस्टिमोनियल से, या आप क्रेडिबिलिटी अपनी अच्छी बनाते हैं, तो आसानी से वो प्रोडक्ट को ले लेते हैं। इसके अलावा इसका एडवांटेज ये भी है कि आपको ज़्यादा पिचिंग या ज़्यादा फॉलोअप की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, और क्लोजिंग जो है बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि सेल्स के 3 प्रोसेसेस होते हैं। एक ओपनिंग होती है, एक विषय वस्तु होती है जिसमें आप अपने प्रेजेंटेशन को देते हैं, और लास्ट में क्लोजिंग होती है। तो ये इसके बारे में भी हम बहुत ही जल्दी आपके साथ ट्रेनिंग करेंगे कि आप किस तरह से अपनी सेल्स को ओपन कर सकते हैं और किस तरह से अपनी सेल्स को क्लोज कर सकते हैं। क्लोज करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और ओपन करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है। बीच में जो जानकारी दे रहे हैं वो कितनी छोटी और कितनी लंबी होनी चाहिए, उसमें क्या-क्या जानकारी और किस तरह से आप देंगे तो बेहतर रहेगा। इसकी भी ट्रेनिंग बहुत ही जल्दी हम आपके बीच करने वाले हैं। सॉल्यूशन बेस्ड सेलिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है कि हो सकता है कि हम ओवर सेल करने की कोशिश करें सॉल्यूशन को, तो वो सही नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना बोलना है। आपको मार्केटिंग का मतलब या सेल्स का मतलब ये नहीं कि आप बक-बक, 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 बक-बक करते जाएँ। आपको उनकी नीड को समझना है और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो ये सेल्स का काम, मूल काम है। सेल का मतलब घर-घर जाकर बेचना या कन्विंस करना या किसी के पीछे पड़ना, ये नहीं है। ये नौसिखियों का काम है। ये वो नौसिखिए करते हैं जिनको सेल्स के बारे में पता नहीं है, जो मार्केटिंग के बारे में जानते नहीं हैं, वो लोग ये काम करते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग मिल रही है, तो आप ये काम नहीं करेंगे। आप इन ट्रेनिंग को देखेंगे, समझेंगे, और समझ के अपने जो काम करने का तरीका है, उसमें इन ट्रेनिंग को ढाल करके आप काम करेंगे। तो आपको फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा होगा, दिक्कतें कम से कम आएगी, और आपका जो रिज़ल्ट है, आपकी जो सक्सेस है, वो जल्दी से जल्दी आपको मिल सकती है। इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या और क्या कॉशन है, और क्या चैलेंजेस आ सकते हैं सॉल्यूशन बेस्ड सेलिंग में? प्रॉस्पेक्ट जो है अ, उसको प्रॉब्लम को वर्बलाइज़ करना ज़रूरी है। अगर आपके प्रॉस्पेक्ट ने अपनी प्रॉब्लम को अपने खुद के मुँह से नहीं बोला है, तब तक आप ये मत समझिए कि आपकी सेल क्लोज़ हो गई है। आप उसके मुँह से बुलवाने की कोशिश करिए कि उसको प्रॉब्लम है क्या? इट शुड बी हिज़ आइडिया, इट शुड नॉट बी योर आइडिया। आपके कहने पे नहीं, वो उसका क्या उसके हिसाब से होना चाहिए। उसके मुँह से कहलवाइए, क्योंकि एक बार वो अपने मुँह से कह देता है, तो फिर वो बात स्थापित हो जाती है और वो अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा। लेकिन अगर वो आपकी बात, जैसे मान लीजिए कोई एक अच्छी चीज़ है, आपको खाना पसंद है, भूख भी लगी है, लेकिन कोई बोला, "अरे! तुझे भूख लगी, खा ले, खा ले, खा ले, खा ले, खा ले।" अगर कोई बार-बार बोलेगा तो आपको लगेगा नहीं, 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 नहीं। लेकिन अगर आपको खुद भूख लगी, आप खुद खाएँगे, या कोई आपके मुँह में खाना ठूसेगा, कौन-सा वाला पसंद आएगा आपको? पैनल में जो लोग हैं, कोई जवाब देना चाहेंगे? आप खुद एक खाना खा रहे हो और कोई एक आपके मुँह में खाना ठूस रहा है, कौन-सा पसंद आएगा आपको? खुद खाना खाना सर। खुद खाना खाना पसंद आएगा, कोई मुँह में खाना ठूसेगा तो पसंद नहीं आएगा। ठीक उसी तरह से सेल्स का प्रोसेस भी है। अगर हम अपनी इच्छा से अगर कुछ खरीदना चाहते हैं, तो हमें अच्छा लगेगा। लेकिन अगर कोई जबरन हमें कुछ ज़बरदस्ती हमारे मुँह में घुसेड़ रहा है, या हमारे पॉकेट में घुसेड़ रहा है, या पैसे निकालने की चेष्टा कर रहा है, तो हमें निश्चित तौर पे पसंद नहीं आएगा। तो यही चीज़ है कि आपको सामने वाले को एक बार कहने दीजिए कि मुझे ये चीज़ चाहिए। इसके अलावा ऑनेस्ट एंड नॉन सेल अप्रोच वर्क्स बेस्ट इन दिस इस मेथोडोलॉजी। यानी कि अगर आप नॉन सेल, मतलब आप समझिए कि आप सेल्स पर्सन है ही नहीं, और आप जितनी ईमानदारी से आप सामने वाले के प्रॉब्लम को समझेंगे और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे, उतना काम आपका आसान होगा। आप यहाँ पर अगर ज़्यादा सेल्स टेक्निक लगाएंगे, तो यहाँ पर आपका काम बिगड़ सकता है। इसके अलावा प्रॉस्पेक्ट का जो प्रॉस्पेक्ट हैं, जो आपके कस्टमर हैं, या आपके जो बिजनेस प्रॉस्पेक्ट हैं, उनका जो बेनिफिट है, उनका जो फ़ायदा है,
वो आपके ध्यान में होना चाहिए। उसके ऊपर बेसिस करके ही आपको आगे की बातें करनी है। तो ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है। एक कोल्ड सेलिंग होती है। कोल्ड सेलिंग यानी कि ऐसे व्यक्ति को से बात करते हैं आप, जिनको आप जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, जिनका चेहरा आपने पहले कभी देखा नहीं है। ये फ़ोन पे भी हो सकता है, फ़ोन कोल्ड कॉलिंग कहते हैं फ़ोन पे अगर आप करते हैं तो। और कोल्ड सेलिंग उन लोगों के लिए होती है जिनको आप नहीं जानते। तो कोल्ड सेलिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ सेलिंग इन विच द डिस्ट्रीब्यूटर कॉन्टैक्ट अननोन पीपल। अननोन पीपल से जब हम बात करते हैं सेल करने के लिए, तब उसको कोल्ड सेलिंग कहते हैं। इसके काफ़ी सारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस क्या हैं कि डायरेक्ट होती है नेचर में, और ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच पाते हैं कम समय के अंदर। इसके अलावा हम बहुत सारी चीज़ें सीख पाते हैं कि ऑब्जेक्शन और रिजेक्शन को कैसे हैंडल करना है। ये सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है। इसके अलावा लोगों को रीड करना हमें आना आना शुरू होता है कि जैसे मैं जब लिफलेटिंग करता था, या मैं जब सड़क पे कोल्ड कॉन्टैक्टिंग करता था, मैंने वो भी किया हुआ है। तो मैं लोगों के जूते देखता था, लोगों के कपड़े देखता था, और लोगों की आंख में ला करके उनसे बात करता था। तो ये सारी चीजें मुझे मदद करती थी लोगों की इच्छा को, लोगों की जो नीड है उसको भांपने के लिए। तो आप लोगों को अच्छी तरह से रीड कर पाएंगे। आपको नॉलेज मिलेगी ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में। ये कुछ एडवांटेजेस हैं इसके। इसके अलावा आपकी पेशेंस लेवल धीरे-धीरे बढ़ेगी। आपको प्रोडक्ट को और प्लान को बहुत अच्छी तरह से बताना आएगा कम समय के अंदर-अंदर। और कोल्ड मार्केट जो है ह्यूज होता है, ये उसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। क्योंकि आप जिन लोगों को जानते हैं वो लोग सीमित हैं, लेकिन जिन लोगों को नहीं जानते हैं वो मार्केट बहुत बड़ा है। तो आप बहुत सारे लोगों से बातचीत कर सकते हैं। आज अगर आप मेरे साथ कभी ट्रैवल करते हैं तो आप देखिए, मैं अनजान लोगों से भी थोड़ी बहुत बात कर लेता हूँ। ये बात मैंने ऋषिकेश सर में भी देखी है। अनजान लोगों से वो बातचीत करना शुरू कर सकते हैं, और फिर उनको धीरे-धीरे वो जो भी चाहते हैं वो करवा भी सकते हैं। तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कोल्ड सेलिंग के? कि पिचिंग और फ़ॉलो-अप ये थोड़ा और क्लोजिंग जो है वो उसी समय करनी पड़ती है, क्योंकि आपको दोबारा हो सकता है वो प्रॉस्पेक्ट मिले या ना मिले, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसके अलावा डिस्करेजिंग हो सकता है अगर आपको लंबे समय तक अगर आप कुछ सीखते नहीं हैं, अगर आप डेली बेसिस पे अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते, तो क्या होगा कि आपको बहुत ही हताशा, निराशा भी महसूस हो सकती है, क्योंकि इस वाले प्रोसेस में आपको रिजेक्शन बहुत ज़्यादा फेस करने को मिलते हैं। आप देखिए, जैसे अगर आप मतलब खजाना खोद रहे हैं, अगर आपको पता चला कि आपके दादाजी ने या परदादाजी ने किसी ज़मीन के नीचे कोई खजाना गाड़ के रखा हुआ है, तो आप जब खजाना मतलब निकालने के लिए जब आप मिट्टी को खोदेंगे, तो सबसे ज़्यादा क्या निकलेगा? सोना निकलेगा या मिट्टी निकलेगी? कोई बताना पसंद पसंद करेंगे कि अगर खजाना गाड़ा हुआ है नीचे, तो जब खोदेंगे तो ज़्यादा क्या निकलेगा? सोना ज़्यादा निकलेगा या मिट्टी ज़्यादा निकलेगी? मिट्टी ज्यादा निकलेगी सर। ज़्यादा तो मिट्टी निकलेगी, क्योंकि काफ़ी अंदर खोद के अंदर अंदर रखा होगा ना खजाना तो। तो जब आप खोदेंगे तो मिट्टी ज़्यादा निकलेगी। ठीक उसी तरह से जब आप अपने मतलब के लोग ढूँढ रहे होंगे कोल्ड कॉलिंग के या कोल्ड सेलिंग के तरीके में, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी निकलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपके मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग निकलेंगे वो आपके मतलब के नहीं है। सोना तो नीचे खोदने पर मिलेगा, लेकिन जब तक आपको सोना मिल नहीं जाता तब तक तो आपको खोदना पड़ेगा। यही बात है कि कोल्ड सेलिंग में आपको अपने आप को निरंतर इम्प्रूव करना है डेली बेसिस पे, कि आज मैंने क्या गलती की, आज जिसने मेरी बात नहीं मानी, उसको मैं ऐसा क्या कह सकता था कि वो मेरी बात को सुनता, वो मेरी बात को समझता और वो मेरी बात को मानता। मैं ऐसे अच्छा कोल्ड सेलिंग में आपको लोगों को झटका देना होता है। अगर आपने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे वो तुरंत उसको एक झटका लग गया, तो आपकी बात उस झटके की वजह से आपकी बात को सुनेगा और आपकी बात को मानेगा भी, क्योंकि आपने उसको झटका दे दिया। अरे आप ₹15,000 कमाना चाहते हैं क्या वीकली? अब ₹15,000 बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं है। तो उसको लगेगा ₹15,000 कमाना चाहते हैं, आप क्या नौकरी करते हैं ना? आप ₹15,000 कमाना चाहते हैं? आप जब ऐसे किसी को बोलेंगे तो उसको लगेगा, अरे इसे कैसे पता चला कि मैं नौकरी करता हूँ? क्योंकि वो ऐसा उसकी वेशभूषा से ही आपको पता चल रहा है कि वो नौकरी करता होगा। उसके बारे में कोई एक ऐसी चीज़ बता दीजिए जो उसने आपको नहीं बताई है, तो वो भौचक्का रह जाएगा कि यार इसे मेरे बारे में कैसे पता? आप ₹15,000 कमाना चाहते हैं? एक वीकली ₹15,000 कमाना चाहते हैं एक बढ़िया काम करके। कुछ कुछ बेचने का या कुछ कन्विंस करने का काम नहीं है। तो सामने वाला हो सकता है आपकी बात को सुनना चाहेगा, तो आप फिर उसको ले जाकर एक जगह पर बैठकर आप बातचीत कर सकते हैं उनके साथ। तो ये लेकिन आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें रिजेक्शन बहुत तगड़ा होता है।
आपको मिट्टी बहुत ज़्यादा निकलती है जब आप प्रॉस्पेक्ट को या गोल्ड की खुदाई करते हैं तो आपको रिक्वायर्ड है कि आपको सॉलिड डिसिप्लिन की ज़रूरत है। बहुत सारे रिजेक्शन के बाद भी आपको डिसिप्लिन के साथ सीखने में डिसिप्लिन रखना है और लगातार लगे रहने में डिसिप्लिन रखना है। ये अगर आप करते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। और एक होती है रिकमेंडेशन बेस्ड सेलिंग, जहाँ पर आप रिकमेंड करते हैं। इसको सेलिंग कह भी सकते हैं और इसको सेलिंग नहीं भी कह सकते हैं, क्योंकि आप रिकमेंड कर रहे हैं। अगर आप मूवी रिकमेंड करते हैं या कहते हैं कि सर मैंने ये 14 प्रो मैक्स जो है मोबाइल लिया है एप्पल का, ये अच्छा मोबाइल है, ये आप ले सकते हैं, मैंने खुद इस्तेमाल किया हुआ है। आप देखिए, हम रिकमेंडेशन मार्केटिंग अपने आप को क्यों कहते हैं? क्योंकि मान लीजिए चूहे की दवाई बेचने वाला कभी भी ये नहीं कह सकता है कि सर या मैडम ये चूहे की दवाई काम करती है, मैंने खुद खा के देखा है। वाक़ई में चूहा मरता है इससे, आप खा के देख लीजिए या आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं बोल सकता। साड़ी की दुकान वाला ये नहीं बोल सकता कि बहन जी ये मैंने साड़ी खुद पहन के देखी है, खुद अपनी मिसेज़ को पहना के देखी है, ये वाक़ई में बहुत अच्छी है, आप भी पहनिए। ऐसा नहीं कह सकता वो। कह सकता है क्या? नहीं कह सकता। तो आप देखिए कि रिकमेंडेशन में कुछ ऐसे सेलेक्ट चीज़ें हैं जो आप रिकमेंड कर सकते हैं। ये आपके पर्सनल रिव्यूज़ या पर्सनल कस्टमर सैटिस्फैक्शन को डिनोट करती है और सामने वाले को विश्वास दिलाती है कि मुझे अच्छा लगा है तो आपको भी अच्छा लग सकता है। ये पॉजिटिव कस्टमर एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड होता है और ये वाइड वैरायटी ऑफ व्यूज़ आप शेयर करते हैं प्रोडक्ट के बारे में। आप देखेंगे कि किसी ने माँगा नहीं होता है, तब भी जब ऑनलाइन कुछ लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं तो अपने रिव्यूज़ देते हैं कि मुझे अच्छा लगा, मुझे बुरा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत बुरा लगा। आप देखेंगे ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट लेंगे तो उसमें रेटिंग लिखी होती है और रिव्यूज़ लिखे होते हैं बहुत सारे। आप देखेंगे कि यूट्यूब पे भी अलग-अलग प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ होते हैं। मैंने ये सामान खरीदा, मुझे अच्छा लगा, मैंने ये सामान खरीदा, मुझे बुरा लगा। ऐसे बहुत सारे लोग अलग-अलग तरह के रिव्यूज़ को पोस्ट करते हैं। अच्छा, उनको किसी ने कहा तो नहीं था कि आप इस तरह से के रिव्यू पोस्ट करिए? कहा था क्या? किसी ने पैसे दिए थे क्या? किसी ने उनको रिटर्न रिक्वेस्ट की थी, सर प्लीज़ रिव्यू दे दीजिए, सर रिव्यू रेटिंग दे दीजिए, किसी ने ज़बरदस्ती तो नहीं की थी। लेकिन फिर भी रिव्यू देना, अपनी राय देना, अपना मत बताना, ये लोगों का एक कह लीजिए लोगों का नेचर है। लोगों से अगर सलाह नहीं भी माँगेंगे तो लोग सलाह देते हैं। तो अगर यहाँ पर अगर आपको सलाह देने का मौका है, अगर आपको रिकमेंडेशन में अपने रिव्यूज़, अपने मत बताने का अगर मौका है, तो बताने में क्या दिक्कत है भई? उससे पैसा मिलेगा आपको। पैसा मिलेगा तो करने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह से इसकी डेफिनेशन यहाँ पर यही है कि आप इसके एडवांटेजेस हैं कुछ, ये यूज़फुल होता है क्योंकि अनबायस्ड अगर फ्रेंडली सजेशन है, तो ये बहुत यूज़फुल होता है। लेकिन सामने वाले को अगर ऐसा लग जाए कि इसके रिकमेंड करने के पीछे ज़रूर कोई मकसद है, ज़रूर कोई कारण है, तब शायद बात गड़बड़ हो सकती है। इसके अलावा ये कभी भी आप फ़ोर्सफुली नहीं कर सकते। आप जब रिकमेंड कर रहे हैं तो आपको फ़ोर्स का या बार-बार पर्सुएशन का आपको सहारा नहीं लेना है। सामने वाला एक्सेप्ट तभी करेगा इसको जब ये आपका एक इनफॉर्मल जो है रिकमेंडेशन ही रहे। अगर आप बार-बार बोलेंगे तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि ये ज़रूर इसका कुछ फ़ायदा है। इसके अलावा बेनिफिट जो आपको मिले हैं, वो आप विस्तार से बता सकते हैं कि आपको क्या-क्या फ़ायदा हुआ है, क्या-क्या आपको मतलब उससे मतलब बेनिफिट ऑलरेडी मिल गया है, क्या-क्या आपको एडवांटेजेस मिले हैं उन प्रोडक्ट के यूज़ से, ये विस्तार से आप बता सकते हैं कि इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेज क्या है? ये सेल्स पिच नहीं है जिसकी वजह से फ़ॉलो अप करना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि अगर आपने किसी को रिकमेंड किया है जाने-अनजाने में, तो आप उनसे बार-बार पूछ नहीं सकते, अरे आपने लिया कि नहीं लिया? अरे आपने देखा कि नहीं देखा? अरे आपने समझा कि नहीं समझा? आप बार-बार उनसे पूछ नहीं सकते। अगर आप बार-बार पूछेंगे, तो सामने वाले को लगेगा ज़रूर इसमें इसका कुछ फ़ायदा है। इसके अलावा पोटेंशियल कस्टमर को आपकी ऑथेंटिसिटी और टेस्टिमोनियल का डाउट भी हो सकता है। अगर आपको विश्वास नहीं करता, तो आपसे आने वाले रिकमेंडेशन का या आपसे आने वाले जो टेस्टिमोनियल है उसका भी वो विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि आप पे ही विश्वास नहीं करता वो, तो आपके टेस्टिमोनियल को क्यों विश्वास करेगा? तो आप अगर विश्वास पात्र हैं, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो विश्वास लोग करते हैं जिसके ऊपर, तभी आपकी बात को विश्वास वो करेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये जो जानकारी है वो आपको समझ में आई है और आप इन सेलिंग टेक्निक्स के में से कोई टेक्निक या आपके जब जो जैसे-जैसे टेक्निक आपको उपयुक्त लगती है, जो प्रभावी लगती है, उसको आप अलग-अलग समय पे इस्तेमाल करेंगे और बिज़नेस में आप सफलता पाएँगे। ऐसी मैं आशा करता हूँ।